नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASPRE स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता, हमने फटाफट क्विक रिवीजन वीडियोस की एक सीरीज़ शुरू की हुई है और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी हरियाणा बोर्ड के हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने हैं, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हमने 5 लेसन हिस्ट्री के निपटाए, फटाफट क्विक रिवीजन की। और अब हम जो SST के आपके दूसरे विषय हैं, जिसमें आपका भूगोल है, अर्थशास्त्र है और राजनीति शास्त्र है, तो उनको पूर्ण करेंगे। तो उसी में पहला हम कर रहे हैं भूगोल को, यानी जो आपकी बुक है समकालीन भारत 2, तो उस बुक का पहला ही लेसन है संसाधन एवं विकास। तो आज हम इसका फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे और ये हिस्ट्री वाले से कुछ मायने में अलग रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम अब मुख्य बिंदु, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन और जो टर्म जो यूज होंगी, इसको आप नोट्स के तौर पे भी कह सकते हो, रिवीजन भी कह सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो भी कह सकते हो, कुछ भी आप नाम देख सकते हो। लेकिन ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला लेसन संसाधन एवं विकास। इसके पहले मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम क्या क्या है। प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, यानी प्रयोग की जाती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी हम उनको नया रूप अगर हमें देना है वो दे सकते हैं। जो हमारी आवश्यकता, डेली लाइफ की जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको जो भी चीज़ें पूरी करती हैं वो क्या कहलाते हैं? संसाधन। आप इसको सरल भाषा में ऐसे कर सकते हो कि वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं उनको क्या कहते हैं? हम संसाधन कहते हैं। तो जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। ये आपकी 1 नंबर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जैव संसाधन कौन से होते हैं? जो हमें जीवमंडल से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, यानी जिनको हम कह सकते हैं जीवित संसाधन। जो हैं आपके पेड़ पौधे हैं भाई, ये आपके जीवित हैं। तो मनुष्य है, वो भी एक जीवित संसाधन है। आपके जंगली जानवर हैं, कुछ भी जीव है, या इसके अलावा आपको जो कोयला है, पेट्रोलियम है, वो जीवों से बनता है, तो इसलिए इनको हम जैव संसाधन बोलते हैं। निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन हमारे अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो जो चीज़ें हमें निर्मित संसाधनों से मिलके बनती है, जैसे कि आपके लोहा है, तांबा, जो खनिज है ज़मीन से निकलते हैं, वो निर्जीव हैं, वो आपके हो गए। हम जो मोटर गाड़ियाँ बनाते हैं, ये भी एक तरह संसाधन है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? अजैव संसाधन हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर हमारे 2 प्रकार हो गए। ये आपसे ये पूछा जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करो तो 2 प्रकार हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन। ये हम कह सकते हैं समाप्यता के आधार पे, अभी समाप्त हो गए या नहीं होंगे। तो जो समाप्त नहीं होते, कभी आप सीधा ये भी लिख सकते हो, जो संसाधन दोबारा से नए बनकर हम यूज कर लेते हैं या समाप्त नहीं होते, ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, तो वे एक बार हमने यूज कर लिया, दोबारा वो उसको उपयोग में नहीं कर सकते, वो खत्म हो गया। और इनके जो निर्माण और विकास भी एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे नवीकरणीय की बात करें, सौर ऊर्जा नवीकरणीय, डेली हमें मिलती रहती है। जल है, जल अपना रूप बदलता रहता है, लेकिन वो हमें बार बार प्राप्त होता रहता है। वायु है, ये भी आपका नवीकरणीय संसाधन है। अब जो आपके पेट्रोलियम पदार्थ हैं भाई, जैसे कि आपका ये कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम में बनती है। तो एक बार ये ख़त्म हो गई तो ये समझो उसका यूज़ हमने कर लिया, उसको बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इनको बोलते हैं अनवीकरणीय। निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। तो जैसे आपका ये पहला पॉइंट था, ये था इसका आपका उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। दूसरा आपका आया ये दोनों पॉइंट, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इनको बोलते हैं समाप्यता के आधार पर। जो समाप्त नहीं होते वो नवीकरणीय है, जो समाप्त हो जाते हैं वो अनवीकरणीय है। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पे कि इनका स्वामित्व किसके हाथों में है, उस आधार वाले प्रकार देखते हैं। तो पहला तो है निजी स्वामित्व वाले, यानी व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जिसपे किसी एक का, भाई जैसे मेरी कार है तो वो मेरी है, तो मेरा निजी संसाधन हो गया। दूसरा आ गया वे संसाधन का उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। भाई जिनका सारे के सारे लोग उपयोग करते हैं, जैसे आपका गवर्नमेंट स्कूल है, वो सामुदायिक संसाधन है, वो सबका है, किसी एक का नहीं है। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हैं, वो राष्ट्रीय है।
अगर हम किसी एक देश के हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत में, ये आपका राजस्थान के अंदर या किसी और जगह आपका तांबा निकलता है, तो क्या क्या हो गया, हमारा राष्ट्रीय संसाधन हो, क्योंकि वो हमारे देश में मिल रहा है। और व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्रहित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, तो इनको हम राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। और वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान है परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा, वो क्या कहलाते हैं, आपके संभावी संसाधन कहलाते हैं, यानी भविष्य में उनका हम उपयोग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं संभाव्यता के आधार पे। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपके 3 आ गए थे ये स्वामित्व के आधार पे, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय। अब बात कर लेते हैं संभाव्यता के आधार पे, एक तो आपका संभावी और एक विकसित संसाधन। तो संभावी वो जिनका हम भविष्य में शायद उपयोग कर पाएँ, अब नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर सौर ऊर्जा की बात करें, आज हम सौर ऊर्जा यूज कर रहे हैं, आप आज से 50 साल पहले जाओ तो उस टाइम सौर ऊर्जा के बारे में इतना ज़्यादा विस्तृत रूप से हम उसका उपयोग, जैसे सोलर प्लेटें बनाना है, उससे गाड़ी चलाना है, ये चीज़ें हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमारा एक संभावी संसाधन था। आज बात करें, आज उसको हमने क्या कर लिया, अच्छे से विकास उसका कर लिया है। आपको घर घर में अब सोलर की आपको बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे सोलर से चार्ज होने वाली बैटरियां हैं, अब तो जैसे व्हीकल भी आने लग गए हैं सोलर वाले, तो अब वो एक तरह का विकसित संसाधन है। तो ऐसी बात करें भाई, अगर हम पुराने टाइम में चले जाएं, जब तक कोयले को हमने खोद के नहीं निकाला था, तेल को हमने नीचे से नहीं निकाला जमीन, वो एक संभावी संसाधन था। आज उसका हम बहुत ज़्यादा यूज करें तो हमारे लिए वो आज एक विकसित संसाधन है। ऐसी बात करें, अभी आपका एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी इतना विकसित नहीं हुआ, उसको हम अभी कंट्रोल्ड यूज कर रहे हैं, वो भविष्य में और ज़्यादा उसकी संभावना हो सकती है, तो और ज़्यादा संभावी होगा भविष्य के लिए। प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुंच के बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं, इनको बोलते हैं भंडारित, यानी जो हमारे हमसे विकसित ना होने के कारण बाहर हैं और उनको भविष्य में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उनका हमारे पास काफ़ी मात्रा में वो संसाधन है, तो ऐसे संसाधन भंडारित या भंडार कहलाते हैं। सतत पोषणीय विकास किसको कहते हैं? सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि भाई आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम संसाधनों का संरक्षण करते हुए उनका उपयोग करें, यानी उसको बचाते हुए कि ज़रूरत से ज़्यादा हम उनका उपयोग ना करें, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी उसका उपयोग ले सकें, और जितनी जितनी हम उसकी भरपाई कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। तो ऐसे इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत पोषणीय विकास। इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना भी हम ना करें। अब बात कर लेते हैं संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन का मतलब उसके लिए प्लानिंग करना कि हम उसको कैसे यूज करें। संसाधन नियोजन ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का प्रयोग जो है सुनिश्चित किया जा सके। संसाधन संरक्षण, संरक्षण यानी उनको बचाना, उनको खराब होने से बचाना, ज़्यादा यूज ना करना। संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय यानी कि उनको खराब ना करें, हम उसको फालतू में यूज ना करें, तो उसको बोलते हैं संसाधन संरक्षण। भूमि निम्नीकरण क्या भाई? भूमि निम्नीकरण का मतलब जो हमारी मृदा है, भूमि है, वो खराब हो रही है। विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह जाना, यानी इस पर हम खेती नहीं कर सकते जिस जमीन पे, तो वह भूमि निम्नीकरण। निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसको बोलते हैं? वह क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो। भाई कोई ऐसी ज़मीन है जिसपे या तो कम से कम एक बार या एक बार से ज़्यादा जिसपे खेती की जा सकती है एक साल में, हर वर्ष, तो उसको बोलते हैं निवल या फिर शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कुल बोया गया क्षेत्र कौन सा है? शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना। कुल बोया गया क्षेत्र में वो आ गया जिसको ज़मीन को हमने बो रखा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी टोटल हमने मान के चलो हमारे देश के पास 1 लाख एकड़ है, हमने उसमें से 80,000 एकड़ में बो रखा है, 20,000 को हमने खाली छोड़ रखा है कि चलो भाई इसमें अगले साल बोएंगे, तब तक ये थोड़ा सा इसके अंदर वो हो जाएगी, उपजाऊपन आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कुल बोया गया क्षेत्र। प्रतिभूमि क्या होती है? वह भूखंड जिस पर कुछ समय के लिए खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिया जाता, उसको बोलते हैं प्रतिभूमि, यानी खाली छोड़ी गई जमीन। बंजर भूमि, बंजर भूमि क्या है? वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती, जो पहाड़ी, रेतली अथवा दलदली। बंजर का मतलब ये नहीं है भाई रेतली होगी हम कई बार सोच लेते हैं बंजर का मतलब रेतली, नहीं, ऐसी ज़मीन जिस पर कोई पैदावार नहीं हो सकती, वो पहाड़ी भी हो सकती है, रेतली भी हो सकती है, दलदली भी। लैटराइट मृदा क्या है? ये मिट्टी का प्रकार है।
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से कटाव से निर्मित मृदा, जहाँ पे आपके ऊपर की जो उपजाऊ परत होती है वो कट जाती है ज़मीन की ज़्यादा वर्षा के कारण, तो नीचे की जो मृदा होती है उसको लैटराइट बोलते हैं। मृदा अपरदन क्या है? तो प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना, यानी हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या भूस्खलन हो गया, किसी भी कारण से वो अपने जगह से हट गई ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है, तो उसको हम मृदा अपरदन बोल देते हैं। उत्खात भूमि क्या है? प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है, यानी जो बहता हुआ जल जमीन को काट देता है या मृदा उसको काट देती है तो वो अनुपजाऊ भूमि हो जाती है, यानी कृषि के योग्य भूमि जो नहीं रहती उसी को क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि। जो भूमि कृषि के योग्य नहीं है उसको हम उत्खात भूमि बोलते हैं। एक होती है आपकी खड्ड भूमि, एक खड्ड भूमि भी होती है, खड्ड भूमि। ये खड्ड भूमि वो होती है चंबल बेसिन, जो आपका नर्मदा वगैरह का चंबल का एरिया ना, जहाँ पे आपने अगर सुना हो डाकुओं का एरिया, चंबल की घाटी, तो वहाँ पे इसी भूमि को जो उपजाऊ नहीं है उसको खड्ड बोल देते हैं। तो ये वहाँ का एक वर्ड है। अब आपको छोटे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ये देखो। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? भाई किस प्रकार का है? नवीकरणीय योग्य नहीं है। आपका प्रवाह नहीं है, लगातार नहीं, जैव नहीं है, तो कैसा है? अनवीकरणीय है। ये कैसा है? अनवीकरणीय, क्योंकि इसको अगर एक बार हमने यूज कर लिया तो ये बार बार यूज नहीं हो सकता, तो ये अनवीकरणीय है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा होती है आपके जो समुद्रों के अंदर ज्वार भाटे आते हैं। पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत, अचक्रिय। तो ये मानव के द्वारा भी नहीं है भाई, अचक्रिय भी नहीं है, अजैव है। अजैव हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये उस टाइप में जीवन का वाला नहीं है। पुनः पूर्ति योग्य है, तो दोबारा पूर्ति भी इसकी हो सकती है कुछ हद तक, क्योंकि वो बार बार आते रहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा बार बार नवीकरणीय इसको कह सकते हैं। पुनः पूर्ति का मतलब नवीकरणीय ही हो गया, लेकिन यहाँ इन्होंने केवल अजैव मानना है। अगर आपको ऑप्शन में ये आता ना ए एंड बी वाला ऑप्शन होता तो आप उसको भी चूज कर सकते थे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित से मुख्य कारण क्या है? भाई सबसे ज़्यादा कारण पंजाब के अंदर तो क्या है? अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण या गहन खेती क्या है? तो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा सिंचाई और वन उन्मूलन भी हुआ है, गहन खेती भी होती है। अब इसमें देखते हैं इन्होंने क्या माना? अधिक सिंचाई। तो ज़्यादा क्या है? अधिक सिंचाई। वैसे पंजाब के अंदर खेती भी बहुत ज़्यादा करते हैं हम, तो वहाँ पे वन वगैरह भी नहीं है इतने, तो अधिक सिंचाई वैसे इसका कारण है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सिंचाई के कारण ज़मीन बंजर होती जा रही है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी यानी सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? तो पंजाब आपका मैदानी है, उत्तर प्रदेश में मैदान है, हरियाणा मैदान है, उत्तरांचल में जो थोड़ा पहाड़ी एरिया तो वहाँ पे आपकी सीढ़ीदार खेती की जाती है, उत्तरांचल में यानी उत्तराखंड। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो भाई आप देख लो, काली मृदा जो है वो गुजरात में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ कपास बहुत ज़्यादा होती है, काली मिट्टी कपास के लिए बढ़िया है। तो ये आपके एक एक नंबर के हो गए। अब देख लेते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन या 30 शब्दों में आज जिनका उत्तर देना है। 3 राज्यों के नाम बताएं जहाँ काली मृदा पाई जाती है। ऊपर हमने पढ़ा, एक तो गुजरात है भाई, और इनमें कौन सी मुख्य फसल उगाई जाती है? मैंने आपको बता दिया था कपास। तो कौन से वो 3 राज्य? महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है, और इसके अंदर किस चीज़ की खेती होती है? कपास। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाए? ये एक तरह से आपका मिट्टी के प्रकार भी आ रहा है। एक आपका हो गया काली मृदा। अब इसमें देखते हैं कौन सी मृदा होती है पूर्वी नदी डेल्टा में। यहाँ ज़्यादातर जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है, जिसमें पोटास, फास्फोरस और चूने से निर्मित होती है, तो ये बहुत उपजाऊ है। तो दूसरी मिट्टी होगी आपकी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है? तो देखते हैं, इस मृदा में रेत, सिल्ट व मृत्तिका अलग अलग अनुपातों में पाए जाते हैं, और बहुत उपजाऊ होने के कारण इसमें कौन सी खेती होती है? गहन कृषि। गहन कृषि का मतलब कई सारी फसलें इसके अंदर हम उगा सकते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, कपास भी हो सकती है भाई, गन्ना वगैरह हो सकता है, कई फसलें हम इसमें उगा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? तो क्या, एक तो सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं वहाँ पे। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा क्षय यानी उसको रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? ढाल वाली जमीन पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल की गति कम होती है, इसलिए क्षेत्र में समोच्च जुताई को प्राथमिकता दी जाए। जैसे अगर मान के चलो ढाल ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, पहाड़ तो ऐसे ही आता है, तो हम कैसे खेती कर सकते हैं? हल कैसे चलाएं? ऐसे ऐसे अगर हम हल चलाएंगे तो ये बढ़िया है, इससे मृदा अपरदन कम होगा। ढालू जमीन पर सोपान बनाए जाने, सोपान का मतलब होता है सीढ़ियाँ, तो जहाँ एरिया उसको हम सीढ़ीदार बना दें, ऐसे एक सीढ़ी होगी भाई, आगे एक सीढ़ी होगी, ऐसे हम सीढ़ी बना दें उसकी।
फसलों के मध्य में घास की पट्टियाँ उगाकर भी मृदा प्रक्षय कम किया, यानी जैसे यहाँ अपने फसलें उगाई हुई हैं ऐसे ऐसे करके, तो इनके बीच में घास उगा दो, ऐसे घास उगा दो, तो इससे भी मृदा प्रदन कम हो सकता है। तो ये कुछ पहाड़ी मृदा के प्रदन के रोकने के उपाय हैं। अब आपसे आगे जैव संसाधन क्या होते हैं, ऊपर हमने पढ़ा भी था जैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन जो जैव मंडल से उत्पन्न होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। इनमें कौन कौन जीवन पाया जाता है, जैसे मानव है, वनस्पति जगत है, मत्स्य जीवन, ये हो गए। अजैव संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, पवन। जीवाश्म ईंधन भाई आपका जैव संसाधन है, ये अजैव नहीं, जीवाश्म, जीव से ही बनता है ये, तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इन्होंने, जिसने बुक प्रिंट की है ये, तो ये जीवाश्म ईंधन आपका जैव के अंदर आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के 120, यानी ये आपका आ गया भाई 3 से 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें कि भारत में भूमि उपयोग कैसा है और 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। तो क्या प्रारूप है हमारा, भारत के कुल सूचित इलाकों के केवल 54% हिस्से पे खेती होती है, तो भारत का जो कुल इलाका उसमें 54% पे। और यदि देखा जाए तो बोए गए इलाके भी सामान्यतः विभिन्न राज्यों में प्रतिशत के हिसाब से, ये प्रतिशत के हिसाब से लिख रखा है, अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% ज़मीन पे खेती होती है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम यहाँ 10% भूमि पे ही खेती होती है। तो ये प्रारूप अलग अलग है, किसी राज्य में ज़्यादा ज़मीन पे खेती हो रही है, किसी के अंदर जो है कम ज़मीन पे। भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। लेकिन इसके 93% भाग के ही भू प्रयोग आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, यानी 93% का ही हमें पता है कि वहाँ उस ज़मीन को किस रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, बाकी का हमें पता भी नहीं है। तो 54% पे खेती कुल में, और वो भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग, जैसे पंजाब हरियाणा में 80%, बाकी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ 10% पे होती है। और हमारा जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कुल एरिया, उसमें से 93% का हमें पता है कि वहाँ हम क्या कर रहे हैं। प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ, तो भाई अधिक उपयोग इसलिए हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा संसाधनों का हम यूज़ करते जा रहे हैं। तो क्यों हुआ कि तो आर्थिक विकास कई प्रकार के नए संसाधनों का दोहन करने के लिए बाध्य करता है। जब हम आर्थिक विकास करते हैं तो जैसे अब जितना आर्थिक विकास होगा, हम गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, भाई हर एक के घर में आपने 2-2, 3-3 गाड़ियाँ देखते होंगे। हम जितना ज़्यादा विकास करते हैं, बड़े बड़े ट्रक है, रेल है, तो ये जब हम बनाते हैं तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से संसाधन निकालने पड़ते हैं, जिससे क्या हो जाता है, अति दोहन होता है। जब किसी देश में प्रौद्योगिकी विकास के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास होता है तो वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप मानवीय आवश्यकताएं भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं, और संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं भाई इन चीज़ों से। चूँकि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास आपस में अंतर संबंधित है, तो इसके फलस्वरूप संसाधनों का अधिक इस्तेमाल होता है। जब भाई जितना आर्थिक विकास होगा, प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी का विकास होगा, तो संसाधनों का उतना ही ज़्यादा हमारा विकास हो जाता है। अब बात करते हैं अतिरिक्त क्वेश्चन की। इसमें क्या आपका, तो दोबारा से आपका ये आ गया संसाधन। ये देखो बहुत सरल परिभाषा है यहाँ। पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है क्या कहलाती है, संसाधन। तो भाई जो भी हमारी जरूरत को पूरा करे वो वस्तु हमारे लिए क्या, संसाधन। मानव संसाधन किसको बोलते हैं, तो मानव तो खुद अपने आप में संसाधन है, हम मनुष्य हैं तो हम संसाधन है एक तरह से। मानव भी एक संसाधन है क्योंकि मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव पर्यावरण में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तन करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। तो हम खुद में एक संसाधन है क्योंकि पर्यावरण में जो भी वस्तुएं हैं उनको हम कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन करके यूज करते हैं, नहीं तो वो भी संसाधन नहीं बन पाएंगी। हम उनको एक तरह से संसाधन बना रहे हैं, यानी हमारे में बुद्धि है, हम उस बुद्धि का प्रयोग करके परिवर्तन कर रहे हैं। तो मानव भी अपने आप में क्या बन गया, एक संसाधन। संसाधनों का वर्गीकरण यानी कैसे बांटा जा सकता है संसाधनों को, तो कैसे बांट सकते हैं, 4 प्रकार से बांट सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पे यानी खत्म होंगे या नहीं होंगे, तो नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पे कैसे कर सकते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत यानी खुद का निजी, सामुदायिक जो सबका है, जैसे आपकी चौपाल है वो सबकी होती है, स्कूल है सबका है, जो सरकारी बसें चलती हैं वो सबकी होती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जो एक देश का वो राष्ट्रीय और जो सभी देशों का वो अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पे भाई विकास उनका हुआ नहीं हुआ तो क्या है, एक तो संभावित जिनका भविष्य में विकास हो सकता है, विकसित जो विकास जिनका किया जा चुका है, भंडार जिनके हमारे पास बहुत ज़्यादा भंडार अभी हैं,
और संचित कोष यानी जिनको हमने बचा के रखा हुआ है, तो संचित कोष के रूप में उसको देख सकते हैं। तो संसाधनों के प्रकार, तो ऊपर वाले ही, ऊपर हमने वर्गीकरण कर दिया अलग अलग प्रकार में, इनको अलग अलग कर देंगे। फिर जैसे जैव संसाधन अपने आप में एक अलग है, जैव अलग है, नवीकरण योग्य है, अनवीकरण योग्य है, व्यक्तिगत सामुदायिक स्वामित्व वाले हो गए, राष्ट्रीय हो गए, भाई अंतर्राष्ट्रीय भी लिख सकते थे, यहाँ संभावी है, विकसित है, अच्छा आपका भंडार वाला है, संचित है, वो अलग अलग से हम लिख सकते हैं संचित। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब इनको पढ़ लेते हैं एक एक करके। उत्पत्ति के आधार पे हमारे कौन कौन से थे, जैव और अजैव। तो जैव में कौन से आ गए, वे संसाधन जो जीवमंडल से जीवन लिए जाते हैं तथा जो सजीव होते हैं जिनमें जीवन है, वे जैव संसाधन, यानी जो जीवमंडल से हैं, जिनमें जीवन, आप सीधा लिखो, जो जैव मंडल का एक हिस्सा है और जिनके अंदर जीवन है, वो सारे का क्या है, जैव संसाधन। जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात, मत्स्य है, जैव पशुधन और जीवाश्म ईंधन इसी के अंदर आएगा। अजैव संसाधन जो जैव मंडल का हिस्सा नहीं है, वे संसाधन जो निर्जीव है, जिनमें जीवन नहीं है, तो अजैव संसाधन हो गए, जैसे चट्टानें और धातुएं। ये उत्पत्ति के आधार पे हो गया। आपके समाप्यता के आधार पे हमारे नवीकरण और अनवीकरण, यानी जो समाप्त हो जाएंगे वो अनवीकरण, जो समाप्त नहीं होंगे बार बार यूज कर सकते हैं वो नवीकरण। नवीकरण योग्य कौन से, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है और ये कभी खत्म भी नहीं होते। ये संसाधन प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, पवन ऊर्जा नहीं होगी, जल है नहीं होगा, वन पेड़ पौधे हम काट सकते हैं लेकिन दोबारा से फिर पैदा हो जाएंगे, और वन्य जीवन जो वनों के अंदर का जीवन है वो भी एक संसाधन, और ये नवीकरण है। अनवीकरणीय, जो एक बार यूज कर लिए तो खत्म, या फिर बहुत करोड़ों वर्ष लगेंगे जिनको बनने में। वे संसाधन जिन्हें बनने में लाखों करोड़ वर्ष लगते हैं और ये दोबारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते, एक बार यूज कर लिया तो वो खत्म, और कभी भी खत्म भी हो सकते हैं। जैसे आपकी धातुएं वो एक दिन खत्म हो जाएंगी, जीवाश्म ईंधन है ये खत्म हो जाएगा, ये अनवीकरणीय योग्य है। संसाधनों के आर्थिक उपयोग के कारण पैदा हुई समस्याएं, भाई जब हम इनका संसाधनों का उपयोग करते हैं तो कुछ समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं। वो क्या क्या है, संसाधनों के अधिक उपयोग के कारण संसाधन कम हो गए, तो कम तो होंगे भी, ज़्यादा यूज करेंगे तो ये एक समस्या है ही, ज़्यादा यूज करेंगे खत्म, और अब ज़्यादा यूज नहीं कर रहे तो हमारा काम नहीं चल रहा। संसाधनों की कमी के कारण कुछ लोग संसाधन कम हो गए और कुछ नहीं भी, कुछ ऐसे भी हैं जो कम हो गए हैं और कुछ नहीं भी ऐसे भी हैं। संसाधनों के अधिक उपयोग के कारण प्राकृतिक संकट भी बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, जैसे प्रदूषण होता है, ज़्यादा हम व्हीकल चलाते हैं तो उनसे धुआं निकलता है, प्रदूषण। ओजोन परत का वक्ष है, ओजोन परत खत्म होती है जब हमारा व्हीकलों से धुआं निकलता है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह बहुत सारी चीज़ों का एमिशन होता है, तो इससे हमारी जो ओजोन परत है जो हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है वो खत्म होती है। भूमि निम्नीकरण, ज़्यादा हम यूज करें संसाधनों का तो धीरे धीरे जमीन जो है वो क्या हो रही है, खेती के योग्य नहीं हो रही रह रही है, उसका धीरे धीरे खत्म होती जा रही है वो, तो इसको भूमि निम्नीकरण बोल देते हैं। मानव संसाधनों पर पूरी तरह निर्भर हो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, भाई हम बहुत सारी मामले में मानव जो है वो संसाधनों पे निर्भर हो गया, तो कई परेशानी हमें आ रही है। जैसे पहले के लोग कई कई किलोमीटर पैदल चलते थे, आज हम लोग क्या है सोचते हैं भाई गाड़ी मिलेगी, बाइक मिलेगी तभी हम कहीं जाएंगे, तो उनके ऊपर निर्भर हो गए हैं। संसाधन का सामना करना पड़ रहा है, तो कई मामलों में हम संसाधनों का सामना भी करता है, कई जैसे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं। संसाधन जैसे धातुएं हैं, जीवाश्म ईंधन, इनका उपयोग उद्योगों में होता है, इनकी कमी के कारण पदार्थों की कीमतें अब जैसे जैसे कम होती हैं तो इनकी कीमत बढ़ती जाती है। यदि संसाधनों का किसी तरह उपयोग होता इसी तरह उपयोग होता रहा, किसी की जगह इसी तरह आएगा तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन नहीं बचेंगे। ये भी एक समस्या है, अगर हम ऐसे यूज करते रहे तो एक दिन सारे संसाधनों को हम खत्म कर देंगे। सतत पोषणीय विकास ऊपर भी हमने पढ़ा था कि विकास ऐसा करना जिससे पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी हम पूरा कर सकें। वे विकास जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और वर्तमान विकास भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। एक आपका एजेंडा 21 ये सतत पोषणीय विकास की ओर ही एक कदम था। ये एक घोषणा है जो 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था और जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इसके अंदर 21 एजेंडे रखे गए थे कि हम कैसे सतत पोषणीय विकास करते हैं, संसाधनों को हम कैसे भविष्य के लिए बचा के रखें, पर्यावरण के प्रदूषणों को कम करें, इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो इसका एजेंडा 21 का क्या लक्ष्य है, इसके 2-3 पॉइंट दे रखे हैं। जैसे कि तो सतत पोषणीय विकास को हमें बढ़ावा देना, कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का संरक्षण करते हुए विकास करें। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यक एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण हानि, गरीबी और रोगों से निपटना।
तो यानी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। हमें भाई गरीबी को भी दूर करना है, पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचानी, रोगों को भी ख़त्म करना है, आपस में सहयोग भी करना है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्थानीय निकाय अपना एजेंडा तैयार करें। इसके अलावा आपका इवन ग्राम पंचायत भी हो, उसका भी अपना एजेंडा हो और वो भविष्य के विकास को ध्यान में रख के और संसाधनों का हम ज़्यादा दोहन ना करें, इस प्रकार का एक एजेंडा, इसको हम 21 बोलते हैं, एजेंडा 21। संसाधन नियोजन यानी कि प्लानिंग की आवश्यकता क्या, जरूरत क्या है भाई हम संसाधनों का नियोजन करें, पहले से प्लानिंग बनाएं। संसाधन नियोजन आवश्यक है क्योंकि सभी स्थानों पर अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं भाई, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा, कहीं कोई चीज़ कम, ऐसे कहीं पर कुल संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं कुछ संसाधन पाए ही नहीं जाते। यदि संसाधनों का नियोजन नहीं होगा तो फिर जहाँ पे संसाधन नहीं है, उपलब्ध नहीं होता, तो यदि संसाधनों का नियोजन नहीं होगा तो कुछ स्थानों के लोगों पर का वहाँ पर नहीं पाए जाने वाले संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो अगर ये आप संसाधनों का नियोजन ना करें तो जहाँ संसाधन उपलब्ध नहीं होता है तो वहाँ के लोगों को तो मिलेगा ही नहीं भाई। तो इसलिए हमें वहाँ भी उपलब्ध करवाना है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ उनको देना, जहाँ कम है उन लोगों को देना। और कोई जगह ऐसी है जहाँ पे संसाधन किसी जगह बिल्कुल ही नहीं है तो वहाँ का संसाधन वहाँ के लोगों को मिले। तो इस प्रकार से ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है, यानी आपसी सहयोग की बात है ये। इसके नियोजन के चरण क्या क्या हैं, तो इनका नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है और इसकी क्या क्या चरण, एक तो देश के विभिन्न संसाधनों की पहचान करना, उनकी तालिका बनाना, भाई कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है। जैसे कोयला झारखंड उड़ीसा वगैरह उधर मिलता है भाई, हमारे यहाँ हरियाणा में कोयला नहीं है, लोहा भी वहीं से निकाला जाता है, तो उनकी हमने पहचान कर ली, लिस्ट बना ली। जैसे राजस्थान से चूना वगैरह बहुत सारी चीज़ें राजस्थान से मिलती हैं जो वहाँ नहीं मिलती झारखंड वगैरह में। क्षेत्रीय सर्वेक्षण, उस एरिया का सर्वे करना, मानचित्र और संसाधनों की गुणवत्ता को मापना की क्वालिटी कैसी है। जैसे कोयला कई प्रकार का होता है, आपका एंथ्रासाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है, पीट है, अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उनकी क्वालिटी देखना कौन सा है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना कि हम इनका उपयोग कैसे करेंगे, उसके लिए पहले से योजनाएं बनाना, ये सारे संसाधन नियोजन में आती हैं चीज़ें। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय, यानी कि हमें संसाधनों का विकास करना है और अगर हमें देश का विकास करना है तो हम संसाधनों से कैसे करते हैं, इसके लिए एक पूरी योजना बनाना। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक और संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण भी करना है, उनको बचाना भी है, एकदम से उनको खत्म नहीं कर देना यूज करके। संसाधन जीवन की गुणवत्ता बनाए रखते हैं, इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है। देश के रक्षा के लिए संसाधनों की आवश्यकता है क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए बनाई जाने वाली सामग्री संसाधनों के प्रयोग से ही बनाई जाती है, यानी अगर हम हथियार भी बनाते हैं तो उसमें भी संसाधन यूज होते हैं, तो इनका बचाना जरूरी है। कंपनियों के विकास के लिए जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता, यदि खत्म हो जाएगा तो कंपनियों का काम रुक जाएगा। तो बहुत सारी कंपनियां जहां डीजल, पेट्रोल और कोयला बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, तो अगर हम उसको बचा के नहीं रखेंगे तो हमारी जो कंपनियां वो बंद पड़ जाएंगी, उद्योग धंधे बंद पड़ जाएंगे, जिससे भविष्य में हम विकास नहीं कर पाएंगे। परिवहन के लिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। हमारे बहुत सारा परिवहन है, जैसे मोटर गाड़ियाँ, बाइक वगैरह, सभी जैव इन पे चलते हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, अगर वो खत्म हो गए तो ये चलना बंद हो जाएंगे, तो इसलिए हमें ज़रूरी है संसाधनों को बचा के रखना। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, अगर कोई भी विकास करना है तो उसके लिए हमें संसाधन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है ही भाई। इसके अलावा संसाधनों का अधिक उपयोग के कारण सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए संसाधन संरक्षण बहुत आवश्यक है। संसाधनों में प्रौद्योगिकी और संस्थाओं का महत्व, तो क्या क्या महत्व है इनका, संस्थाओं का और प्रौद्योगिकी का। किसी भी देश के विकास में संसाधन तभी योगदान दे सकते हैं जब वह उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संसाधन परिवर्तन किए जाएं। किसी देश को विकास करना है तो वहाँ उनको जो भी परिवर्तन संसाधन में करना, उसका विकास करना, वो सारे काम करने पड़ेंगे, तभी हम संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। यदि कोई देश या राज्य संसाधन समृद्ध है परंतु वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी नहीं है तो वह संसाधन विकास में योगदान नहीं दे पाएगा। जैसे झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश, तो इनके अंदर कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ प्रौद्योगिकी इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ के संसाधन हम यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। भू संसाधन, तो भूमि को भी एक संसाधन कहा भाई, जमीन भी हमारा एक संसाधन है क्योंकि इससे हम जो पेड़ पौधे हैं, फसलें, बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं। भूमि पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है भूमि, और प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं सभी भूमि पर ही होती हैं भाई, जमीन के ऊपर ही है, और भूमि सीमित है। तो ये नहीं कि ज़मीन को हम बढ़ा नहीं सकते, ऐसा तो नहीं प्लास्टिक की तरह इसको खींच के बढ़ा दें, तो ये सीमित है, जितनी है उतनी ही है। और जो सारी क्रियाएं हमारी, उद्योग धंधे लगेंगे, हम मोटर गाड़ी चलाएंगे, हम रहेंगे, जिएंगे, खाएंगे,
सब क्या किसके ऊपर करेंगे, ज़मीन पे करेंगे, तो इसलिए ज़मीन एक संसाधन है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इसका उपयोग कैसे होता है, भू संसाधन का उपयोग, तो भू संसाधन उपयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो वन भूमि पे पैदा किए जा सकते हैं, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कृषि के लिए कुछ भूमि आपके अनुपलब्ध है जिस पे खेती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो एक संसाधन है, उस पर हम उद्योग धंधे लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हैं। बंजर तथा कृषि भूमि अयोग्य, कृषि अयोग्य भूमि, तो बंजर जमीन जिस पे जो बंजर होगी, अनुपजाऊ होगी, ये कृषि के लिए ठीक नहीं है, ऐसी भूमि पे भी हम इमारतें वगैरह बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। गैर कृषि उपयोगों में लगाई गई भूमि, जैसे कि आपकी इमारत, सड़क, उद्योग, इनमें जो हमने भूमि यूज किया है, अब वो कृषि प्रयोजन में हम नहीं कर सकते उसका यूज। तो सड़क है भाई, जहाँ से सड़क निकल गई उसमें खेती थोड़े कर सकते हैं सड़क के ऊपर, तो लेकिन वो हमारे लिए संसाधन है। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जो जमीन हमने खाली छोड़ रखी है और कुछ भूमि ऐसी है जिस पे खेती नहीं हो सकती, वो भी एक संसाधन है, ऐसा नहीं कि वो संसाधन नहीं है। स्थायी चरागाह, अन्य गोचर भूमि, ये भी हमारा एक संसाधन है। विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपपत्तनों के अधीन भूमि, यानी जहाँ पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, वो सारी हमारी क्या है, एक संसाधन है। कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 वर्ष से खेती ना की गई हो, तो ऐसी भूमि जहाँ पे 5 साल से खेती नहीं की गई उसको हम बंजर भूमि बोल सकते हैं, तो ये भी हमारा एक संसाधन है। प्रतिभूमि कौन सी है, वर्तमान पर प्रति, जहाँ 1 वर्ष या से कम समय से खेती नहीं की गई, तो ये भी प्रतिभूमि आपकी। वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा भी हमारी जमीन हो सकती है जहाँ 1 से 5 वर्ष हो गए हमें खेती नहीं की हमने। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जो हमने बो रखा है, शुद्ध बोया गया, वो भी हमारा क्या एक संसाधन है। एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोया गया जो क्षेत्र, उसको कौन सा बोलते हैं हम, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जो 1 वर्ष में 1 से ज़्यादा बार बोया जाए, तो ये भी हमारी क्या है, एक भूमि संसाधन है, महत्वपूर्ण भूमि संसाधन हमारा ये है। तो भाई ये आपका इसका रिवीजन होता है यहाँ समाप्त। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। ये थोड़ा सा इसमें कई मिस प्रिंट रहे हैं लिखने में, ये जहाँ से मैंने ये PDF ली थी तो इसमें पहले से ये मिस प्रिंटिंग है, तो मैं प्रयास करूँगा कि आगे जो भी आपकी वीडियोस बनाऊँगा उसके लिए जो मैं PDF यूज़ करूँ उसको एक बार पहले से अच्छे से देख लूँ, और कहीं कोई गलतियाँ तो उनको मैं ठीक कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भैया आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा लें। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्ते।